हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनील पारस एजुकेशन सेंटर से आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में हमने बात की थी समस्थानिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की खोज हो गई थी, समस्थानिक परमाणु क्रमांक परमाणु भार। आज हम बात करते हैं समभारिक। समभारिक नाम से पता है, जैसे आपके पास ये भी एक तरह से जब ये बिंदु आया था समभारिक, ये डाल्टन के सिद्धांत को भी फेल कर दिया गया था। इसके आधार पर कहते हैं डाल्टन ने ये कहा था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। उसके आधार पे जब समभारिक आया था, इस समभारिक की बात करें हम, परिभाषा से पता चल जाएगा क्या डाल्टन सही थे कि वे परमाणु, परिभाषा क्या थी हमारी, लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हो कि वे परमाणु जिनके समभारिक का मतलब क्या होता है, समान भार वाले यानी द्रव्यमान। वे परमाणु जिनके, या कह सकते हैं वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। समभारिक का मतलब कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु या जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जबकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर मैं इनके द्रव्यमान की बात करता हूं, अगर इसका 14 लेता हूं और इसका 14 लेता हूं, दोनों के 14 होते हैं, क्या होंगे, ये द्रव्यमान संख्या समान हो गई, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गए। तो ये जो आपस में उदाहरण है, ये उदाहरण हो गया समभारिक का। तो डाल्टन ने कहता है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी हमने कहा कार्बन भी लिया, नाइट्रोजन भी लिया, दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न होते हुए भी ये समान भार का प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर इन दोनों के मध्य संबंध क्या हो गया अपना, समभारिक। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है कि भैया निम्न में से किसका क्या संबंध है। क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में कहता है निम्न में से या निम्न तत्वों में समभारिक तत्व है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसी तरह ऑप्शन सी मिल जाएगा, इसी तरह डी मिल जाएगा। जैसे आपको यहां दे देंगे कार्बन, ऑक्सीजन 6 और 7, 14 और 16 ऐसे दे देंगे। इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन 7, 14, 6, 14 ऐसे दे देंगे। या बोरॉन और कार्बन, जिसमें दे देंगे आपको 5, 6, 9, 14 ऐसे आपको कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। नाइट्रोजन, फ्लोराइड 9,
18 7 40। इस तरह आपको तत्वों के प्रतीक दे देंगे, आपको पूछेंगे इनमें आपस में समभारी कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रतीक जो होता है वो हम लिखते हैं x से। इस x के यहां नीचे लिखते हैं क्रमांक, क्रमांक यानी z लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं a यानी द्रव्यमान। इन सभी में 14 और 16 भिन्न भिन्न है तो समभारिक नहीं होगा। 9 और 14 दोनों भिन्न भिन्न है, नहीं होगा। 14 और 18 दोनों भिन्न भिन्न है, नहीं होगा। परंतु यहाँ पे 14 और 14 दोनों के द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस आधार पे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है समभारी। समभारी का मतलब समान भार वाले, समान भार का मतलब द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसकी समान होती हो वो, चाहे उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, हमारा समभारी कहलाता है। क्लियर? इस तरह हमारे पास इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब जब समस्थानिक हो गए, समभारिक हो गए, इनकी खोज हो गई थी, अब बड़ा मॉडल दिया था परमाणु का मॉडल, परमाणु मॉडल आए थे। उन परमाणु मॉडल की हम बात करेंगे तो क्या होती है परमाणु मॉडल, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्योंकि नाभिक की खोज हुई थी उसी टाइम कोषों की खोज हो गई थी, यानी रदरफोर्ड ने बता दिया था नाभिक के चारों ओर वह काल्पनिक भाग जिसे कोष कहते हैं, यानी नाभिक ये होता है और इसके चारों ओर एक काल्पनिक भाग होता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। उसी के ऊपर मॉडल दिया था, इसको कहते हैं कोष या बोलते हैं कक्षा। रदरफोर्ड ने बता दिया था कि भैया नाभिक के चारों ओर वह काल्पनिक भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कोष कहलाते हैं, ये कोष या कक्षा कहलाती है। कोष के अंदर हमारे पास होते हैं कक्षक, कोष के अंदर कह सकते हैं उपकोष होते हैं, उपकोष। कक्षा की बात करें, कक्षा और कक्षक, उपकोष या कक्षक होते हैं, उनकी बात आ गई थी। आगे बात करेंगे कोष, कक्षा और कक्षाओं की। अभी बात करते हैं परमाणु के मॉडल की। परमाणु के मॉडल की बात करेंगे तो परमाणु मॉडल में सबसे पहला जो अच्छा हुआ था परमाणु मॉडल वो था बोर का परमाणु मॉडल। बोर परमाणु मॉडल, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल जो दिया था उसके आधार पे नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन की क्या बात हुई थी कि भैया उनके विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी अध्ययन किया गया था, यानी परमाणु मॉडल को ये आधार देते हैं। परमाणु मॉडल में ये आ गया था कि इलेक्ट्रॉन एक किरण के साथ साथ कणों के रूप में भी कार्य करता है। तो इसके आधार पर इसने दो परमाणु मॉडल दिए थे, जिसमें मैं बात करता हूं कि भाई दो चीजें दी थी मॉडल के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण। दो चीजें थी हमारे पास, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, और एक हम बात करेंगे परमाणुवीय स्पेक्ट्रा। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम में बोर ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया था। कौन सा दिया था? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया था। हम बात करेंगे पहले विद्युत चुंबकीय विकिरण की। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है उनकी बात करेंगे कि यह तरंगीय रूप से व्यवहार किया था, उसके आधार पर विद्युत चुंबकीय परिभाषा दी गई थी और विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल आया था, उस मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की परिभाषा की। उसने कहा था कि मान लीजिए किसी कण को त्वरित किया जाता है, त्वरित का मतलब उसको आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तब उसके अंदर एकांतर में विद्युत और चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है। तो कहते हैं कि किसी आवेश या कण, यानी किसी कण को त्वरित किया जाता है, त्वरित का मतलब उसको आवेशित किया जाता है पूर्ण रूप से,
किसी कण को या आवेश को त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है तो वह एकांतर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, इन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली विकिरणों को ही हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। यानी मान लीजिए यह है, अगर बात करें हम इनकी, इस तरह विकिरण गति करती है। ठीक है, इस तरह ये उच्चिष्ट होता है, ये निम्निष्ट होता है। ठीक है, ये उच्चिष्ट और ये निम्निष्ट। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय गति करता है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं तो ये जो होगा ये इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अर्थात कि देखो कि अगर एक ऐसे चुंबकीय विकिरण जा रही है तो विद्युत क्षेत्र वाला ऐसे जाएगा। ये बात समझ। तो इन दोनों से विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इस आधार पर आगे स्पेक्ट्रम के बारे में बात कही थी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण इनकी विद्युत चुंबकीय विकिरण जो थे इनमें इनकी इकाइयां मानी गई थी। बात करें इकाइयां विद्युत चुंबकीय विकिरण की, जिसमें उनकी आवर्ती की बात की गई थी, उनके तरंग दैर्घ्य की बात की थी। क्या होते हैं हम बात करेंगे इनके बारे में, बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, इसके क्वेश्चन क्या से बनता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बात कही थी। त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उससे उत्सर्जित होने वाली विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। ये विद्युत चुंबकीय आपके जहां जेट के अंदर इंपॉर्टेंट जो मैं वो परमाणु बोर मॉडल का दिया था, वो दिया था हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल। उससे पहले मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम लिया गया है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा होता है 7 रंगों का क्रम, 7 रंग का क्रम। जैसे हमारा इंद्रधनुष है, ये भी एक तरह से स्पेक्ट्रम ही होता है, जिसके अंदर 7 कलर होते हैं। सूर्य का प्रकाश है, उस सूर्य प्रकाश के अंदर 7 कलर होते हैं, उस कलर के हिसाब से स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि 7 रंगों का कॉम्बिनेशन, रंगों का क्रम को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखो ये ऊर्जा स्तर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां से क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ऐसे कक्षाएं चलती रहती है अपने पास, K L M N। ठीक है, जब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। अवशोषण किया, अवशोषण करने पर यहां से यहां जाएगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा यहाँ पे, कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपना यहाँ है। अब वहां पे स्थायी ना रखता है तो ये क्या करता है, वहां से विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो जब ये उत्सर्जन करता है तो हमको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो कहते हैं स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, और एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं इसको, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, 2 होता है।
एक होता है रेखीय और एक होता है सतत। रेखीय का मतलब क्या होता है, सिंपल सी अगर मैं बात करना चाहूँ, स्पेक्ट्रम देखो अवशोषण की बात करें, यानी जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जिस ऊर्जा का अवशोषण करता है उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि उत्सर्जन से क्या होता है कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और उस उत्सर्जन से प्राप्त स्पेक्ट्रम हमें क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार से प्राप्त होता है, रेखीय और सतत। रेखीय का मतलब रेखाओं के रूप में बीच में गैप आता है, जबकि सतत होता है कि कंटिन्यूअस होता है उसके अंदर। जैसे बात करते हैं, ऐसा होता है कि एक कलर खत्म हुआ दूसरा कलर चालू हो गया, पता नहीं चलता, सतत रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये तो स्पेक्ट्रम जो आपको ध्यान में रहना चाहिए, उत्सर्जन कब प्राप्त होता है, अवशोषण कब प्राप्त होता है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम की हम यहाँ बात करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बोर मॉडल ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपना स्पेक्ट्रम दिया था, हाइड्रोजन की ही बात की थी, बाकी हमारे पास स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम आपको पता ही है क्या था कि रंगों का क्रम होता है, रंगों का क्रम है ये स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो हमें ध्यान रहना चाहिए कि क्या होता है। क्लियर? अब देखो हमने बात की थी परमाणु मॉडल की, परमाणु मॉडल बोर ने दिया था। वैसे तो बोर का सबसे अच्छा परमाणु मॉडल आया था, उसमें स्पेक्ट्रम की बात की थी। स्पेक्ट्रम के साथ साथ हमने शुरुआत में क्या की थी, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इन विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं कि भाई किसी कण को त्वरित किया जाता है तो उसके अंदर एकांतर रूप से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका अच्छा दो टॉपिक और आते हैं इसके अंदर अपने, एक आता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अंदर ही बात कही थी, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, नाम से पता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। इसका मतलब क्या हो कि जब किसी धातु की सतह पे प्रकाश को आपतित किया जाता है तो उससे विद्युत का उत्सर्जन होता है। देखो कैसे, यह कोई नलिका है, इसके अंदर मैं धातु की सतह लगाता हूं, इस धातु की सतह पे अगर मैं मान लीजिए प्रकाश को आपतित करता हूं, तो प्रकाश को आपतित करूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा जो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होता है, धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये होती है धातु की सतह, इस धातु की सतह के ऊपर जब प्रकाश आपतित किया जाता है, यह प्रकाश, तो विद्युत प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश, धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं।
जिसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी ये अपना प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है। ये सिंपल सी बात है कि किसी धातु की सतह ये रही, इससे जैसे मैं इसके ऊपर प्रकाश डालता हूं तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, यानी ये प्रकाश है हमारा आपतित प्रकाश। ये आपतित प्रकाश हो गया, ये धातु की सतह होगी, ये धातु की सतह होगी। इस तरह आपतित प्रकाश और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इस संपूर्ण को हम कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश किसी भी सतह, इसका उदाहरण लिया होगा आपने, अपने सोलर प्लेटें हैं, एक तरह से वो एक तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव को ही प्रदर्शित करती है। देखा होगा आप लोगों ने, ये सोलर प्लेट के ऊपर प्रकाश की डायरेक्शन में उसको लगाया जाता है। वहां से क्या होता है, जैसे सूर्य प्रकट होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसकी ऊर्जा को स्टोर करता है, यानी वो एक तरह से प्रकाश के विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो ये होता है हमारा प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ओके, तो बोर मॉडल में ये बहुत ही आधारभूत माने गए थे कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो हमने भी बात की थी कि भैया कोई कण है, कोई भी कण है, वो तरंगीय और कणीय दोनों व्यवहार करता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम से ही पता चला, मैक्सवेल ने भी कहा था, ये सारी चीजें बात आई थी। बोर मॉडल को ही आगे प्रोत्साहन करती है कि यहाँ बोर मॉडल जो कह रहा है वो लगभग थोड़ा थोड़ा सही है। फिर आगे बोर मॉडल हम इसके बाद में बात करेंगे, बोर मॉडल के पॉइंट क्या थे। अभी बोर मॉडल में इनका योगदान था, इसलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि भैया प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये तो हमारे पास बोर ने दिया था कि प्रकाश, बोर की बात करें, बोर के परमाणु मॉडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसकी हमने बात की थी अभी, क्या होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण और उनकी परिभाषा क्या होती है, कैसे उसको दिया जाता है। तो देखो, अब जब कह दिया था कि प्रकाश परमाणु का एक सूक्ष्म कण है जो तरंगीय रूप भी व्यवहार करता है और कणीय रूप भी व्यवहार करता है। तरंगीय रूप और कणीय रूप का व्यवहार करने के लिए एक वैज्ञानिक आया था जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का वेद प्रकृति सिद्धांत। बीच में इसका नाम आ गया इसलिए इसको हम पूरा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसने कहा था कि कण तरंगी व्यवहार भी करता है और कणीय रूप से भी व्यवहार करता है। इसको इसने गणितीय रूप से प्रतिपादित किया था डी ब्रोगली ने। गणितीय रूप से कैसे प्रतिपादित किया था कि देखो, ये कहता है कि प्लांक के अनुसार किसी एक फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो होती है E = h के बराबर होती है। अब फोटोन क्या होता है भैया, फोटोन होते हैं ऊर्जा के बंडल। क्या होते हैं, ऊर्जा के बंडल। यानी हमने बात की थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, वहां से जैसे जंप करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो हमसे अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। वहां से जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो वो ऊर्जा का एक साथ उत्सर्जन न कर छोटे छोटे बंडलों के रूप में करता है, पैकेट्स के रूप में। उन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन, और उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E = h के बराबर होती है। जहां पे h होता है वो होता है प्लांक नियतांक। ये नियतांक दिया गया था, प्लांक नियतांक, इसका मान पूछा जाता है, वो ध्यान रखना। वो आता है अपना 6.6 ×
10 टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। ये आपका h होता है, न्यू होती है इसकी आवृत्ति। ठीक है, ध्यान रखना डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि कोई भी परमाणु या कण कणीय रूप के साथ साथ यानी सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु को ले लो या इलेक्ट्रॉन को ले लो, अगर मैं बात करूं तो कण के साथ साथ तरंगीय रूप भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो फोटोन मतलब ऊर्जा के रूप में लिया था। इसी तरह आइंस्टीन आया था कि आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की ऊर्जा वो होती है E = mc², जहां m द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग होता है। तो अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, तो अगर E दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। तो कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर दोनों की तुलना कर दो, क्या होगा कि h न्यू = mc², परंतु न्यू जो होता है वो c/λ के बराबर होता है। अगर मैं इसका मान रखता हूं तो यहां आ जाएगा hc/λ = mc²। c से c कट जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बनता है h/λ = m × c। m यहाँ द्रव्यमान है, c वेग है, इस आधार पे द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। यदि कणीय प्रकृति है, अगर दोनों की कणीय प्रकृति की बात करें तो c प्रकाश का वेग है, तो संवेग जो होता है m × v होता है। तो इस आधार पे वेग द्रव्यमान इंटू वेग जो होता है वो संवेग के बराबर होता है। तो h/λ = p। इस गणितीय रूप के आधार पे डी ब्रोगली ने कहा कि कणीय कोई भी परमाणु कण के साथ साथ तरंगीय रूप भी व्यवहार करता है, यानी p कण के लिए लिया गया था, लैम्डा तरंग के लिए लिया गया था। इस गणितीय रूप के आधार पे आपको दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत कम है। डेरिवेशन बताने का मतलब है कि आपको दो चीजें बताना जरूरी था, एक ये और एक ये है और एक ये है, इस आधार पे बताया। बाकी अदरवाइज इस डेरिवेशन से आपको कोई एग्जाम के अंदर डेरिवेशन तो एक्सप्लेन तो करवाएगा नहीं, परंतु आपको दिया गया था इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल आपको ध्यान में रखना है। कैसे होता है न्यूमेरिकल वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि h यहाँ पे क्या हो गया? प्लांक नियतांक, लैम्डा क्या हो गया? तरंगदैर्घ्य, और p क्या हो गया? हमारा संवेग। इन लैम्डा, तरंगदैर्घ्य और संवेग, इनमें आपको तीनों में से आपको कोई ना कोई मान दे दिया जाता है। इसके अलावा आपको E = hν से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं मैं कुछ साइड में बताना चाहूंगा, उनको ध्यान में रखना है आपको। साइड में बताने का मतलब कि E = जो hν है हमारा, E = hν, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, सोल्व करेंगे हम एक प्रॉब्लम क्लास के अंदर। कि हमने कहा न्यू = c/λ होता है, तो हम कह सकते हैं कि hc/λ। इसके अलावा कहते हैं कि 1/λ जो होता है वो न्यू बार होता है, जिसको कहते हैं तरंग संख्या। तो 1/λ हो गया, तो hc न्यू बार हो गया। तो ये तीन फॉर्मूले आते हैं भैया अपने, तो न्यूमेरिकल बहुत काम में आता है। जेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके ऊपर, तो स्पेशली ध्यान रखना कि भैया E = hν, hc/λ और hc और न्यू बार होता है। क्लियर? ये अपने पास तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली की
द्वैत प्रकृति सिद्धांत होता है। यहां तक प्रॉब्लम किसी को? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिनिश होता है। यहां तक डी ब्रोगली आ गया था। बोर के मॉडल में ये थोड़े थोड़े इनका योगदान होता गया, उस योगदान के आधार पे हमने बात कही थी। क्लियर? चले आगे। तो इन देखते हुए आगे हमारे पास इस ब्रोगली के ऊपर ब्रोगली ने जो कहा था कि तरंग और कण दोनों रूप से व्यवहार करता है, इन दोनों के साथ साथ बोर मॉडल में इनका भी बड़ा योगदान रहा था। और नेक्स्ट इसके अंदर हमने दिया था बोर मॉडल का हाइड्रोजन। बोर द्वारा हाइड्रोजन के लिए एक परमाणुीय स्पेक्ट्रम दिया गया था। क्लियर? इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब परमाणु मॉडल के बारे में कि परमाणु का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे दिया था। आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।